बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास केमिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज थोड़ी देर हो गई आने में, थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो लास्ट डे हमने फैराडे सेकंड लॉ को डिस्क्राइब किया था और उसके साथ ही दो न्यूमेरिकल्स भी हमने की थी। अगर उन न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आज हमारा टॉपिक होगा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो पहले अगर कोई उसमें आप सवाल पूछना चाहें तो लास्ट टॉपिक से सवाल पूछ ले, वरना फिर हम जी मुबशरा बेटा कोई लास्ट टॉपिक से सवाल, और अनस कोई सवाल बेटा। ठीक है, हम इसका मतलब है हम आगे चलते हैं और आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रहे कि हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस किया हुआ था और उसमें हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की थी और वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, के इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ पर और किन जगहों पर यूज हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस आमतौर पर इसकी जो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है वो इंडस्ट्री साइड पर बहुत एप्लीकेशंस हैं, और आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस यूज कहाँ कहाँ है और इसका मेजर यूज। तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, electrolysis is an important process, is used as extraction of metal जैसे कि सोडियम। आमतौर पे ये तो आपको अंदाजा ही होगा कि मिनरल्स जो अंडर द सॉइल और अंडर द अर्थ पाए जाते हैं उनमें मेटल्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो मेटल आमतौर पे प्योर फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। यानी मेटल अमूमन नॉन मेटल के साथ मिक्सचर्स की सूरत में होता है और इसको हम आम तौर पे कहते हैं ओर, ORE, ओर। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, इस मिक्सचर की फॉर्म को कहते हैं ओर। ये ओर कहलाती है। अब ये जो ओर है इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेटल, और ताकि उसका प्रैक्टिकल यूज किया जाए, मेटल को प्रैक्टिकली यूज में लाया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जो मिल रहा है सबसे ज्यादा वो मिलता है सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की माइंस है हमारे मुल्क में तो, और इससे हम सोडियम और क्लोरीन गैस निकालते हैं। तो सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो उसमें से सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को अलग करने के लिए उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसको आप यूं भी कह लें कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, दे आर मोल्टन कंपाउंड। Many metals are extracted by the electrolysis of their molten compounds, usually their chlorides, because the chlorides of most of the metals have low melting point. जो आमतौर पे क्लोराइड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, इसलिए उनको मेटल्स ऐसे क्लोराइड, मेटल ऑफ क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मेटल्स को। फॉर एग्जाम्पल इसमें है सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू डिपॉजिट सोडियम मेटल एट कैथोड बाय डाउन प्रोसेस। ये डाउन प्रोसेस एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने
सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया था और उसका अपना एक जिस कंटेनर में इसने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की थी, इंडस्ट्री एप्लीकेशन से इसको, तो उस कंटेनर को डाउन सेल्स कहते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ के आए और गैल्वेनिक सेल पढ़ के आए, वोल्टाइलिक सेल वो हमने आगे जाके पढ़ना है। तो ये भी साइंटिस्ट के नाम पे सेल है और इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन प्रोसेस। सबसे पहला जो यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स को उनकी ओर में से सेपरेट करना। ये एक टेक्निक और मेथड है जिसके थ्रू हम मेटल्स को उनकी ओर में से निकालकर उनका प्रैक्टिकल यूज में लाया जाता है और इस प्रोसेस को हम एक और नाम भी देते हैं और वो कहलाती है मेटलर्जी। ठीक है, तो मेनी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस of their molten compounds, usually their chlorides, because the chlorides of most of the metals have low melting point. इस बात को हाईलाइट करें कि ये जो पॉइंट है कि इसमें जो क्लोराइड्स जो है आमतौर पे उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी कंपाउंड्स का कम है तो जाहिर है फिर एनर्जी भी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी भी कम यूज होगी उसको मेल्ट करने में। तो इसलिए क्लोराइड को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला यूज क्या हुआ? पहला यूज हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, दूसरा यूज उसमें आती है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मिसाल के तौर पे कॉपर, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स जिसमें एल्यूमिनियम को भी प्योरीफाई करते हैं और कॉपर को भी प्योरीफाई करते हैं। होता यह है कि जब ये एक्सट्रैक्शन हो जाती है मेटल की, तो मेटल की एक्सट्रैक्शन होने पे बहुत सारे मेटल्स में इम्प्योरिटीज बरकरार रहती है, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज। जैसे कि जब हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी और कॉपर पाइराइट में से, तो कॉपर जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं ब्लस्टर कॉपर और उसमें 99% वो प्योर होता है। ठीक है, वो कितने परसेंट प्योर होता है? 99% प्योर कॉपर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लस्टर कॉपर। अब जो 99% प्योर है तो उसमें 1% इम्प्योरिटी शामिल होती है जिसमें सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, क्रोमियम भी हो सकता है और दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं। तो फिर उसे भी हम प्योरीफाई करने के लिए मेथड कौन सा यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो मेनी मेटल्स आर प्योरिफाइड इनटू प्योर मेटल्स बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसकी फॉर एग्जांपल हम लें तो कौन सी है? इम्प्योर कॉपर, जिसको हम कहते हैं ब्लस्टर कॉपर, is purified by the process of electrolysis in which impure copper, bluster copper serve as anode and pure copper plate serve as cathode, and the two electrodes are dipped in the electrolytic solution of copper sulfate containing few drops of sulfuric acid. हम यहाँ ये चीज कि हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको याद ही होगा, जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको एज ए एनोड लेते हैं। इसको हम कौन सी रोड पे लगाते हैं? पॉजिटिव रोड पर, एनोड पर, क्योंकि एनोड डिसॉल्व हो रहा होता है सॉल्यूशन में। तो ब्लस्टर कॉपर डिसॉल्व होता रहता है और वो डिसॉल्व होके कहाँ पर जा रहा होता है? वो जा रहा होता है प्योर कॉपर की तरफ। और प्योर कॉपर कौन सा होता है? वो कैथोड पे होता है। तो प्योर कॉपर की तरफ जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता है। जब ये डिपॉजिट होता जाता है तो ये एज ए सर्व करता है, हमें मिल जाता है एक प्योर कॉपर की वो प्योर फॉर्म आ जाती है। ठीक है भाई, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का दूसरा
जो यूज आया वो दूसरा यूज क्या हुआ, दूसरा यूज हुआ कि हम इसमें से बहुत सारे मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए भी ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम भी जब हासिल की जाती है उसकी ओर से, तो एल्युमिनियम भी तकरीबन 99% प्योर होती है और उसमें भी 1% इम्प्योरिटीज मौजूद रहती है। तो उसको हम ओफ मेथड्स के जरिए एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए प्योरीफाई करते हैं। इसी तरह कॉपर को हम प्योरीफाई कर रहे हैं और जो इम्प्योर कॉपर होती है वो कहलाती है ब्लस्टर कॉपर। इस स्टेज पे अगर कोई सवाल किसी को पूछना हो तो वो सवाल जरूर पूछे। और मैं आपको ये और बता दूं कि शायद कल आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री का ही है ना टेस्ट आपका। तो केमिस्ट्री के टेस्ट में, हाँ, तो केमिस्ट्री का टेस्ट आप देख लें कि टेस्ट जो हो रहा है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि टेस्ट है वो होगा एमसीक्यूज का, ठीक है, एमसीक्यूज का टेस्ट है और वो टेस्ट है जनाब चैप्टर नंबर 7 का। नोट डाउन कर लें बेटा, आपका ये टेस्ट है कल जो होने जा रहा है और टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है और चैप्टर नंबर 7 का वो टेस्ट होगा, क्योंकि हमने 6 चैप्टर तक टेस्ट कर लिए थे। ब्लस्टर कॉपर बेटा इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर का नाम है, ये लिखा ना इम्प्योर कॉपर, नाम रखा हुआ है ब्लस्टर कॉपर, इसको हम इम्प्योर कॉपर को ब्लस्टर कॉपर कहते हैं। और ब्लस्टर कॉपर जैसे नाम रख दिए जाते हैं, ये नाम ही रखा हुआ है। इम्प्योर का मतलब होता है, मैंने जैसे बताया कि ये कॉपर 99% प्योर होता है, ठीक है। अब 99% प्योर होने का मतलब है कि इसमें 1% इम्प्योरिटीज बहुत सारी मेटल्स की सूरत में हो सकती है, बहुत सारों में जो है वो चंद ये होते हैं, सिल्वर हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, निकिल हो सकता है, सो ऑन सो ऑन। जैसे कि आप एक नाम रख देते हो ना स्टील, अब स्टील नाम रखा हुआ है, नाम है स्टील, और स्टील का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या चीज है, आयरन प्लस कार्बन प्लस निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, और वो एक मिक्सचर बनता है सॉलिड का, तो वो नाम हो गया स्टील। तो ये इसी तरह से इसको कहते हैं इम्प्योर कॉपर और इसका नाम रखा गया है ब्लस्टर कॉपर। जी आसिम, बात समझ आई बेटा? चैप्टर नंबर 7, जी बेटा, हाँ, चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन सस्पेंशन है और ये पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। चैप्टर का नाम बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और ये कंप्लीट चैप्टर है, एमसीक्यू बेस्ड है और इसको जरा डीपली जाके पढ़िएगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी आपको इस टेस्ट के अंदर नजर आएंगी, जो कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठिएगा ताकि आप जल्द से जल्द कैलकुलेशन कर सकें। जी मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन भी इसमें आएगी, एक आध एमसीक्यू कैलकुलेशन का भी होगा। तो आप बी केयरफुल के ये ना हो कि कैलकुलेटर लेके ना बैठो, और हमेशा ये याद रखें कि जब आपका कोई ऐसा चैप्टर का टेस्ट हो रहा है कि उसमें न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, तो फिर आप कोशिश करके अपने साथ कैलकुलेटर जरूर लेके बैठे, रफ पेज वगैरह लेके बैठे, ताकि आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर सही निकाल सकें। ठीक है बेटा, समझ आ गई? मुबशिरा न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं बेटा? न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं, वो आपने कैलकुलेशन करनी होती है पूरी तौर पर। जैसे कि एक सिंपल सी मिसाल में दूं कि आपने कहा कि भाई 1 मोल
ये मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 40 ग्राम। सही है, ये हमने एक स्टेटमेंट दिया कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन 40 ग्राम, क्योंकि इसका मास कितना बनता है 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो अब मैं अगर ये सवाल पूछ बैठूं कि व्हाट इज द सॉरी मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे यूं करके व्हाट इज द 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो गया, बस समझ आ गई बात हमें कि 1 मोल कितने का है 40 का है, तो 2 मोल कितने होंगे 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ गया। इसको कहते हैं हम ऐसी न्यूमेरिकल का आना। बिल्कुल सही बात है, यही है 80 का। और अगर इसमें मैं 2 मोल के बजाय इसको कह दूं कि हाफ मोल, तो कितना रह जाएगा वो, अगर मैं हाफ मोल काउंट करूं बेटा तो कितना रह गया, शाबाश, दैट्स इट, बिल्कुल सही बात है। अताउर रहमान 20, बिल्कुल सही। मोहम्मद आसिम बिल्कुल सही। मुबशिरा बिल्कुल सही। इस तरह की न्यूमेरिकल समझ आई बात। तो ये आपको ये मैं इसलिए आसानी के लिए बोल रहा हूँ कि कैलकुलेटर साथ में होगा, जल्दी से आप तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो हम बात कर रहे थे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जिसमें आमतौर पर इम्प्योर जब मेटल्स की एक्सट्रैक्शन हो जाती है, मेटल की एक्सट्रैक्शन होने के बाद भी वो इम्प्योर रहता है, ठीक, इम्प्योर रहता है। तो उसकी जो इम्प्योरिटीज को भी खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर दोबारा उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, जिसमें कॉपर, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल्स हैं जिनको हम प्योरीफाई कराने के लिए क्या करते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा लेते हैं। ठीक है, इसका तीसरा जो यूज है, वो तीसरा यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तीसरा यूज क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच coating the surface of one metal with another metal. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये एक मेथड है, दिस इज अ मेथड ऑफ कोटिंग with coating the surface of one metal with another metal. Usually the object to be electroplated is made up of the cheaper or baser metal. cheaper metal, अब क्या कहते हैं, cheaper का मतलब क्या होता है, यहाँ हमने दो बातें देखी, क्या है चीप मेटल, एक तो है चीप मेटल, दूसरा आप क्या कह रहे हो बेसर मेटल, बात एक ही होती है। चीप का मतलब तो पता है ना, सस्ते, सस्ते मेटल्स। अब सस्ते मेटल्स पे क्या किया जा रहा है, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यस बेटा गुड, ठीक है, क्या की जा रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मिसाल के तौर पर आयरन है, सच एज आयरन, स्टील वगैरह, तो इट इज वाइडली यूज इन एनिमेशन ज्वेलरी। जो आप जितनी भी एनिमेशन ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, वो डेकोरेटिव पीसेस, क्रॉकरी वगैरह पर क्या किया जाता है, निकल प्लेटिंग। निकल का कलर आपको पता है कि गोल्डन जैसा हो जाता है, तो इस पे निकल प्लेटिंग की जाती है। और दूसरी प्लेटिंग किस पे क्या कर सकते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम का कलर जो है वो शार्प व्हाइट कलर का, चमकीला सा होता है, सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर, व्हाइट नहीं सिल्वर कलर का, तो सिल्वर कलर क्रोमियम क्रोमियम किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो चीप मेटल्स है या बेसर मेटल्स हैं, वो हमें वैल्यूएबल नजर आने लगते हैं। चीप मेटल और बेसर मेटल्स हमें वैल्यूएबल नजर आने लगते हैं, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो इसमें जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, निकल प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग। क्लियर है भाई, जी बेटा कोई सवाल,
जी बेटा, कोई सवाल किसी ने पूछना है? अच्छा, इसकी मिसाल एक वो भी है जो आमतौर पर हम चांदी के ऊपर सोने का पानी जिसको कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ही आता है कि चांदी जो है वो चीप मेटल होता है और उसके ऊपर हम सोना की लेयर चढ़वा दें, जिसको हम अपनी जबान में जो कहते हैं सोने का पानी फिरवाना, या फिर उसको आप हाँ, ये यूज क्यों होती है? यूज हमने बताया ना कि जो चीप मेटल होते हैं उनके ऊपर ऐसे प्लेटिंग की जाती है, निकल प्लेटिंग। मैंने बताया आपको, निकल का कलर गोल्डन की तरह से हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। जैसे कि आपने अमूमन जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनकी स्टेपनी पर सिल्वर कलर देखा है, मोटरसाइकिल के हैंडल हैं और जंप वगैरह उन पर सिल्वर कलर होता है, जो रिम होता है उस पर सिल्वर कलर होता है, वो क्रोमियम प्लेटिंग होती है, उस पर क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है। आमतौर पर जो नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट्स के ऊपर भी क्रोमियम प्लेटिंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर कलर के और देखने में खूबसूरत नजर आते हैं और कुछ दिन के बाद तो उनमें जंग आ ही जाता है। अतः ये क्या लिखा है बेटा आपने? अन डिसाइड। अतः दोबारा से लिखना, ठीक है बेटा, मुझे समझ नहीं आया है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल और इसको बेहतर आपको और सवाल पूछें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये क्या है? ये मेथड है जिसमें क्या किया जा रहा है, एक कोट किया जा रहा है एक मेटल को दूसरे मेटल पर। जिस मेटल पर दूसरे मेटल की प्लेटिंग की जा रही है, वो मेटल जो है वो चीप मेटल है, जिसको आप कहते हैं बेसर मेटल्स, जिसमें से आयरन वगैरह, आयरन है, स्टील है। इसमें वाइडली जो यूज किए जाते हैं एनिमेशन, ज्वेलरी वगैरह, डेकोरेटिव पीस, क्रॉकरी वगैरह, उन पर एक प्लेटिंग की जाती है। हाँ हाँ, उसमें भी यही होता है, उसमें भी यही होता है बेटा। तो इन पर जो नट बोल्ट हैं और गाड़ियों के और दूसरे पार्ट्स हैं, उनके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग या निकल प्लेटिंग की जाती है। और ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस लिए? ये एक तो प्रोटेक्ट करती है बेसर मेटल्स फ्रॉम कोरेजन। यहाँ इसका एक फायदा ये भी होता है कि बेसर मेटल्स को, जैसे कि आयरन है, तो आपको पता है कि आयरन जो है वो जल्दी से जंग पकड़ लेता है, यानी कोरेजन, उसमें कोरेजन आ जाती है, जंग आ जाती है, रस्टिंग आ जाती है। तो इससे जब क्रोमियम या निकल उसके ऊपर प्लेटिंग कर दी जाती है तो ये थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाता है जंग लगने से। ठीक है, तो इसमें एक दो काम हो गए। एक तो डेकोरेशन पीस, उस पर जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तो वो जरा खूबसूरत हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, उसकी थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाता है किससे? जंग लगने से, कोरिजन से। क्लियर है? और कोई सवाल बेटा? जी बेटा, कोई और सवाल किसी ने पूछना है? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना निकल प्लेटिंग। तो निकल प्लेटिंग क्या है? कोटिंग ऑफ निकल मेटल ऑन another metal by means of electrolysis is called nickel plating. Okay, निकल प्लेटिंग क्या होती है कि coating of nickel metal on another metal by means of electrolysis is called nickel plating. जो ये apparatus यूज किया जाता है वो क्या है? An electrolytic cell is used for nickel plating which is composed by, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको पता है कि कंपोज किसके हुआ? एक ग्लास वेसल है। टू इलेक्ट्रोड आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसकी हम प्लेटिंग कर रहे हैं, यानी निकल की प्लेटिंग कर रहे हैं, तो निकल का ही सॉल्ट लिया जाएगा। तो निकल का सॉल्ट आमतौर पर कौन सा लिया जाएगा? वो निकल सल्फेट लिया जाएगा।
बेसर का मतलब बताया ना बेटा, चीप, सस्ते। ठीक है जी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ, ओके। तो जिस मेटल की हम प्लेटिंग कर रहे होते हैं उसी मेटल का हम सॉल्ट लेते हैं। जैसे कि निकल प्लेटिंग हो रही है तो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, वो निकल सल्फेट लेंगे। ठीक है, वो हमने निकल सल्फेट लिया और निकल सल्फेट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इसमें एनोड इज मेड ऑफ प्योर निकल मेटल। एनोड हम किस में लेंगे, एनोड बना हुआ होगा किसका, निकल का। और कैथोड है वो सब्सटेंस जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेट करना चाह रहे हैं। और ये दो इलेक्ट्रोड ज्वाइन हो जाएंगे बैटरी के साथ। जैसे कि ये अब आप देख सकते हैं एक अपनी डायग्राम, यहाँ पर ये देखिए कि ये हमने जो लिया है पहला इलेक्ट्रोड, ये प्योर निकल का बना हुआ है। ये है पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको आप कह रहे हैं कि ये क्या है, अ ग्लास वेसल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड। अब एनोड पर हमने क्या लिया है, ये है प्योर निकल। ठीक है, और कैथोड पे क्या लिया है, वो ऑब्जेक्ट जिस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, यानी इसको आप कह लें ये एक टीस्पून लिया गया है जिस पर हम निकल की प्लेटिंग करना चाहते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए गए हैं बैटरी के साथ। ठीक है, कनेक्ट किसके साथ कर दिए गए, बैटरी के साथ। ये एनोड हो गया। और इसमें जो सॉल्यूशन लिया गया है वो कौन सा लिया गया है, लिया गया है निकल सल्फेट। ठीक है भाई, क्या लिया गया है, निकल सल्फेट। इसमें कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? ये इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये एक ग्लास वेसल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड प्योर निकल का है और उसे हम एज ए एनोड इस्तेमाल करेंगे। और कैथोड बना हुआ है उस सब्सटेंस का जिस पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी। और ये दो इलेक्ट्रोड ज्वाइन किए गए हैं बैटरी के साथ। ठीक है, ये ज्वाइन किसके साथ कर किए गए हैं, बैटरी के साथ। प्रोसेस मुबशिरा, पिछली वाली स्लाइड कौन सी बेटा, देखना। ये वाली स्लाइड बोल रहे हो मुबशिरा? मुबशिरा बेटा जल्दी से बताओ जी। हाँ, इसमें कोई सवाल था? एपरेटस जी, एपरेटस का मतलब इक्विपमेंट। साइंटिफिक जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम आमतौर पर एपरेटस कहते हैं या इक्विपमेंट कहते हैं। दो ही वर्ड हम यूज करते हैं, एपरेटस या इक्विपमेंट। जो साइंस केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में आमतौर पर यूज किए जाता है, जो मटेरियल जो जो सेल या कोई भी आइटम जो कि प्रैक्टिकल में यूज किया जाएगा उसे हम एपरेटस कहते हैं। जैसे कि बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, स्टैंड है, ब्यूरेट है, पिपेट है, ये सब एपरेटस में जाएंगे। ठीक है, अच्छा आज हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं क्योंकि आज हमें देर हो गई थी। इलेक्ट्रो निकल प्लेटिंग इंशाल्लाह ताला वल अज़ीम हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सही है। और ये जो दोबारा बताने का था इंशाल्लाह ताला इसको हम दोबारा कल यहाँ से ही स्टार्ट लेंगे। ठीक है बेटा, तो कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मैंने आपको बेटा वो बता दिया है कि आपका टेस्ट जो है वो
चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, तो बी केयरफुल, आप अच्छी से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।